नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा जामुन का पेड़। पाठ शुरू करने से पहले हम कृष्णचंद्र का जीवन परिचय देख लें। जन्म होता है इनका सन 1914 में पंजाब के वज़ीराबाद गांव जिला गुजरांवाला में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, ये इनकी कहानी संग्रह है। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैशी है, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समुद्र के किनारे, कागज़ की नाव, मेरी यादों के किनारे, ये इनके उपन्यास है। सम्मान इन्हें जो मिला, साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार मिले। मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये उर्दू कथाकार है प्रेमचंद की ही भांति। जो प्रेमचंद जी थे वो भी पहले उर्दू में ही लिखा करते थे। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियाँ हैं, यानी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। यानी कि काव्य में रोमानियत है उनके, और उनकी जो शैली है वो विविध प्रकार की है, यानी कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से लिखने का कार्य किया इन्होंने। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ हमारी जो रचना है आज की हम जो पढ़ रहे हैं, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी यानी परंपरा पुरानी है, और ये कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं, क्योंकि हास्य कथा में ये परंपरा रही है कि चीज़ें जितनी होती है उनसे अधिक फैला करके उनको बताया जाता है, जिसी से हास्य उत्पन्न होता है। तो देखो, यहाँ जो जामुन का पेड़ हम जो हास्य व्यंग्य कथा पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ भी अतिशयोक्तिमय वर्णन है जो अविश्वसनीय है, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती, यानी कि ऐसी रचनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विश्वसनीयता उसका आधार नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा हो जाती है, अंडरलाइन करें आप, यानी कि इस कहानी की मूल संवेदना क्या है। कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। यानी कि जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनमें जो तौर तरीके हैं, जो कार्यप्रणाली है, वो बड़ी हास्यास्पद है। इस बात पर लेखक ने व्यंग्य किया है और हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से बड़ा कठोर प्रहार भी किया है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य यानी कि कितनी संवेदनहीनता होती है, अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो बहुत सुंदर रचना है ये लेखक कृष्णचंद्र की। तो आइए शुरू करते हैं हम जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, झक्कड़ बोले तो अंधड़, आंधी तूफान तेज हवाएं। सेक्रेटेरिएट के लॉन में, सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय,
के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। देखो सचिवालय के लॉन में जो जामुन का पेड़ खड़ा था वो उस अंधड़ में क्या हुआ, नीचे गिर गया। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास आया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई, यानी कि एक दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, इस तरह से दौड़ दौड़ करके सबने भीड़ जमा की, क्योंकि जामुन के पेड़ के नीचे आदमी दब गया था। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब देखो जामुन के पेड़ की बात हो रही है, उसके नीचे आदमी दबा हुआ है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। आदमी क्या, क्लर्क क्या बोलता है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, यानी कितने फल देता था ये जामुन के, और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, तो दूसरे क्लर्क को भी याद आया कि इसकी जामुनें कितनी रसीली, कितनी मीठी होती थी। फिर तीसरा क्लर्क देखो लगभग रोने जैसी शक्ल बना के क्या कहता है, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। लो कर लो बात। मगर यह आदमी, माली को देखो वो आदमी दिखा, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया तो सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। हाँ ये आदमी पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। तो वो आदमी देखो, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा, जिंदा है। एक क्लर्क ने ताज्जुब से, हैरानी से, आश्चर्य से कहा। क्यों, उसको आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि इतना बड़ा पेड़ उस पर गिरा है फिर भी वो जिंदा है। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, ये किसने सुझाव दिया? माली ने। तो देखो मुश्किल मालूम होता है, किसने कहा? एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। आलसी है, कामचोर है, मोटा है, क्या बोलता है? मुश्किल मालूम होता है। उसे लगा कि ये मुझे भी करना पड़ेगा काम, मुश्किल आएगी। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या तर्क दिया उसने कि पेड़ का तना बड़ा भारी है और बड़ा वजनदार है, इसलिए ये काम तो मुश्किल लगता है। तो माली क्या कहता है, देखो क्या मुश्किल है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। ठीक है, माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ, यानी कि जो सेक्रेटरी है उसकी जो नीचे सेक्रेटरी है, मैं उससे पूछ लेता हूँ एक बार। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी की, अब देखना एक आदमी की जान बचाने के लिए लोग कितनी औपचारिकताएं करते हैं, आप देखिएगा। यही तो लेखक ने यही बात की, तो यानी कि देखो कितनी संवेदनहीनता आ गई है लोगों में, मानव जीवन से संवेदना खत्म हो गई है। इस बात पर लेखक ने कितना करारा व्यंग्य किया है। एक आदमी दबा हुआ पड़ा है और ये औपचारिकताओं में लगे हुए हैं। देखिए, एक दूसरे के पास जा रहा है, दूसरा तीसरे के पास जा रहा है। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। अब देखो चीफ सेक्रेटरी किसके पास गया? मिनिस्टर के पास। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। अब क्या कहा है देखो, और फिर चीफ सेक्रेटरी ने वही वाला जो सिस्टम था, क्रम था, सीक्वेंस था, वापस देखो उल्टा घूम रहा है। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, और इस तरह से फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। ऐसा करने में ही आधा दिन निकल गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा।
वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना, जैसा कि देखा गया है कि समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रशासन और कानून का इंतज़ार किए बिना खुद अपने हाथों से निर्णय लेने का प्रयास भी करते हैं। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। देखो संवेदना कहाँ गई इन लोगों की। ये औपचारिकताओं में पड़े हैं इस प्रकार की भाई कृषि विभाग का मामला है और हम व्यापार विभाग से हैं, तो इसकी ये फाइल जो कृषि विभाग में भेजी जाएगी। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसीलिए पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। ये उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं। देखो जैसे उस पेड़ के नीचे कोई निर्जीव वस्तु दबी पड़ी है, वो व्यक्ति चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पीड़ा से करा रहा है, फिर भी इन लोगों को औपचारिकताओं की पड़ी है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। देखो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है उद्यान कृषि, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ क्योंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। लो, उसने और मानवता का परिचय दिया है। माली ने दबे हुए आदमी से कहा कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है, यानी कि तुम्हारा अपना कोई है जो मुझे उसका पता, यदि कोई है तुम्हारा अपना तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर कर देने की कोशिश करूँगा। तो वो क्या कहता है, मैं लावारिस हूँ, यानी मेरा कोई नहीं है। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। माली को भी दुख हुआ, दुख प्रकट किया उसने और वहाँ से चला गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण भी। देखें आप भी आनंद लें। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था, यानी उसके उत्तर से ऐसा लग रहा था मानो वो साहित्य प्रेमी है। उसने लिखा था, आश्चर्य है, हम जब इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये जवाब था किसका, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का। अब क्या किया जाए, इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल दिया जाए। पेड़ नहीं काट सकते तो भाई आदमी काटना पड़ेगा, उसको निकालना तो पड़ेगा नीचे से। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर आप इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। तो आदमी बोला, देखो मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। तो एक क्लर्क बोला कि ये भी ठीक कहता है। कौन, वो आदमी, कि ये भी ठीक कहता है कि ये मर जाएगा ऐसे। तो देखो किस तरीके से मतलब ढीला ढाली से काम हो रहा है। लेकिन देखो आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया।
आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। देखो कितनी मजाकिया बात की है उसने कि प्लास्टिक सर्जरी करके और उसको फिर से ठीक किया जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फ़ौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया कि भाई देखो क्या स्थिति है, किस प्रकार से काटा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सर्जन ने एक दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। देखो यानी कि वो अपना पैसा कमाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, हो जाएगा सब कुछ, उसको मना नहीं करेंगे, लेकिन आदमी को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। तो ये देखें आप इस तरीके से जैसे किस प्रकार प्रशासन में, सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में किस प्रकार ढीला ढाली होती है, कार्यशैली किस प्रकार सुस्त पड़ गई है, किस प्रकार औपचारिकताओं में पड़े लोग अपना जीवन जी रहे हैं संवेदनाहीन हो करके। ये इस हास्य व्यंग्य कथा के माध्यम से लेखक ने इस पीड़ा को उजागर करने का बहुत सुंदरता से प्रयास किया है। तो आज के लिए हम यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। इसके आगे का हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।